Akash Gupta, your teacher. In previous lecture, we have talked about tissue and its classification in animal tissue and plant tissue. Now we will further go with the classification of plant tissue one by one. मैंने क्लासिफिकेशन वाले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होता है, ये प्लांट टिश्यू को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. नाउ वी विल गो विथ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और किस बेसिस पे इन दोनों परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन हुआ है, इसके साथ हम लोग जाएंगे. सबसे पहले मैंने मेरिस्टेम का मतलब बताया था. मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग. मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. मेरिस्टेम का मतलब होता है. In actual meristematic tissue, what is the definition of meristematic tissue? Meristematic tissues are those tissue which composed of continuously dividing cells. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल से मिलके बने होते हैं. ध्यान देना, यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब क्या है. मैंने ये कहा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स. मतलब एक टिश्यू है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप ही होता है टिश्यू. स्टार्टिंग में डिस्कशन में मैंने बताया था. अब ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू के, ये सेल्स के पास सिर्फ एक ही नेचर है, इनके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये जो सेल्स हैं जब प्रोड्यूस होते हैं तो ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद डिवाइड हो जाएंगे. तो क्या हुआ कि 4 सेल थे, ग्रो हुए, मैच्योर हुए, डिवाइड हुए. 4 सेल से 8 सेल बना, 8 सेल ग्रो हुए, मैच्योर हुए, डिवाइड हुए, 8 सेल से 16 सेल बना. तो सिंपल सा एक डेफिनेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दो टिश्यू which are composed of continuously dividing cells. कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल से मिलकर बनने वाले टिश्यूज को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ऑब्वियसली बात है, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये हमारा डेफिनेशन यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है. इसमें फर्दर आगे हम लोग डिस्कशन में अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्या है वो स्पेशल कैरेक्टर, समझते हैं आप. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर क्या होता है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स मोस्टली सेलुलोज के बने होते हैं. किसके बने होते हैं? सेलुलोज के. सेलुलोज आर ग्रेटर इन अमाउंट इन द सेल. दूसरी बात, अब कैरेक्टर को याद रखने का क्या क्या तरीका हो सकता है. दूसरी बात यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो सेल होते हैं, इन सेल्स के जो सेल वॉल होते हैं बहुत थिन होते हैं. इन सेल्स के सेल वॉल क्या होते हैं? थिन होते हैं. जैसे समझते हैं कि एक हमारे पास ऐसा सेल है जिसके सेल वॉल की थिकनेस इतनी है और एक सेल ऐसा है जिसके सेल वॉल की थिकनेस इतनी है. तो अगर हम डिवाइड करने जाएं, इसको कट करने जाएं, इसको दो पार्ट में तोड़ने जाएं तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा आसान है. तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी. तो सिंपल सा मतलब क्या कि अगर इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल हैं उनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना है तो उनके सेल वॉल जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? थिन होने चाहिए.
तो सेल्स हैव थिन सेल वॉल। सेल जो होते हैं उनका सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है, पतला सेल वॉल होता है। अच्छा, तीसरा कैरेक्टर क्या होगा, तीसरा कैरेक्टर देखेंगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जितने पार्ट होंगे उन सब में कंसीडर किए जाएंगे। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेफिनेशन को जाने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डेफिनेशन के बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का क्या क्या कैरेक्टर होता है उसके बारे में डिस्कशन करता है। अब ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स कंटेन larger amount of साइटोप्लाज्म। सेल्स में जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है वो जनरल किसी दूसरे सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। समझना यहाँ पे ये क्यों होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पे समझो कि अगर हम उसको एक छोटे से वेट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई 10 ग्राम था यहाँ पे इस सेल के अंदर, और इस सेल के अंदर 20 ग्राम था। ठीक है, इस सेल के अंदर 20 ग्राम साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे 10 ग्राम साइटोप्लाज्म था। तो जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होगा तो इसके जो नए सेल्स बनेंगे उस नए सेल में 5 ग्राम है, यहाँ जो नए सेल बनते हैं वहाँ पे 10 ग्राम है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेल्स हैं ये जब कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं तो इनके में अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, तभी नए बनने वाले सेल्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होगा तो उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा, ताकि वो इजीली वर्क कर सकें और उनका ग्रोथ इजीली हो पाए। तो यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसलिए इनका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इनका जो फोर्थ कैरेक्टर है, वो फोर्थ कैरेक्टर क्या है, सेल्स कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सेल्स कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सेल्स के अंदर होता है। अब ये न्यूक्लियस तो समझ में आता है कि न्यूक्लियस सेंटर में एक रिजिड बॉडी होती है जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन ही सारे सेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब सिंपल सा अगर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो प्रोमिनेंट का मतलब होता है लार्ज। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, लार्ज। तो ये जो सेल्स होते हैं इन सेल्स का जो सेल वॉल जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब लार्ज होता है। उसमें अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, अमाउंट ऑफ उसके अंदर जो डीएनए आरएनए होगा वो जो भी होगा उसको ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि ये जो 4 बेसिक कैरेक्टर हैं वो 4 बेसिक कैरेक्टर ही इसके मेरिस्टेमेटिक नेचर को सपोर्ट करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनको जो डिवाइडिंग नेचर के होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो एक तो उनके में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेलुलोज होगा। सेलुलोज ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जितने बार डिवाइड होंगे नए नए सेल्स बनेंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल वॉल बनेगा। और प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो पहली बात सेलुलोज ज़्यादा है क्योंकि नए नए सेल्स का नया सेल वॉल बनाना होता है। दूसरी बात, इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, पतला होता है, क्योंकि जल्दी से डिवाइड करना है तो डिवाइड होने के लिए जल्दी से डिवाइड होने के लिए इनका जो सेल वॉल है वो थिन होता है। सेल्स कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा है ताकि जब सेल डिवाइड हो तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म हर एक नए सेल को मिले, ताकि वो बेसिक एक्टिविटी करके अपने आप को मैच्योर बना सके। सेल्स कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा बड़े साइज में होता है, उसके अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो 4 कैरेक्टर आपके सामने है वो यहाँ पे हैं। ठीक है, 4 कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया। 4 कैरेक्टर जो आपके सामने मैंने अभी दोबारा से एक्सप्लेन किया। कुछ और कैरेक्टर जो हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिनके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कशन में उनको लेना है, और छोटे छोटे कैरेक्टर हैं और इनका जो फंक्शन है जिसके लिए ये बने हैं उन्हीं पे बेस्ड, उन्हीं को सपोर्ट करने वाले सारे के सारे कैरेक्टर हैं। 5वां कैरेक्टर क्या होता है इस तरह के सेल्स का, इस तरह के टिश्यू के सेल्स का, सेल्स have very smaller and less number
ऑफ वैक्यूल। तो आप प्लांट सेल के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि प्लांट सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें उसके सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल, खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल जिसको हम कहते हैं, वो बहुत बड़ा सा एक स्पेस बड़ा होता है और उसके साइड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जनरल प्लांट सेल के का कैरेक्टर है। लेकिन जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि जो प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो भी प्लांट सेल हैं क्योंकि प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ये जो वैक्यूल है ये कम होता है। अभी हमने जस्ट इसके पहले ये पढ़ा था कि सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अगर हमको ज़्यादा रखना है, फिर वहाँ पे हमने पढ़ा कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। तो इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का साइज कम कर दिया जाता है, बहुत छोटा होता है साइज। और जो नंबर ऑफ वैक्यूल है, छोटे छोटे और भी वैक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक बड़ा वैक्यूल होता है तो छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर भी यहाँ पे कम होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एडजस्ट करना है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एडजस्ट करना है और सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं, ये दो इन चीज़ों की जरूरत है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो हमारा क्या कैरेक्टर है नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा ये है यहाँ पे कि जो सेल्स हैं, ये सेल्स सारे के सारे all the cells, all the meristematic tissue are composed of living cells। सारे के सारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इनमें सारे के सारे जो सेल्स हैं वो लिविंग है। क्योंकि अभी आने वाले अगला जो हमारा टॉपिक होगा, आने वाले टॉपिक्स में हम ये देखेंगे कुछ प्लांट के टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डेड सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे यहाँ पे कंपोज्ड होंगे, सारे के सारे वो क्या होंगे लिविंग सेल से बने होंगे, सारे के सारे सेल क्या होंगे लिविंग होंगे। नेक्स्ट हमको जो कैरेक्टर हमारा यहाँ पे एक आता है कैरेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे हमको जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उसको मैं चूँकि यहाँ पे लिखना होता है, आप जब कैरेक्टर लिखेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा दिया है। सेल्स आर नॉन डिफरेंशिएटेड, सेल्स आर नॉन डिफरेंशिएटेड। अब देखिए यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब है, क्योंकि वर्ड का लिटरल मीनिंग अलग होता है और अगर उसको हम किसी साइंस के सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या मीनिंग है इस डिफरेंशिएशन का? पहली बात तो देखिए, जब अभी हम आगे आने वाले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो क्या है कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ इनका काम क्या है डिवाइड होना। जब ये डिवाइड हो के जब इनका सेल्स का अमाउंट, जब नए सेल्स का अमाउंट प्लांट में जब बढ़ जाता है तो उस प्लांट में मान लीजिए बहुत ढेर सारे सेल, यहाँ पे नए सेल हमने प्रोड्यूस करा लिए, ठीक है, बहुत ढेर सारे नए सेल प्रोड्यूस करा लिए। अब हमको क्या करना है कि इन्हीं सेल्स के ग्रुप को एक ऐसा टिश्यू बनाना है जो टिश्यू उसके डाइजेशन में हेल्प करे, जो टिश्यू ऐसा बनाना है जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, कोई टिश्यू ऐसा बनाना है जो उसको प्रोटेक्ट करे। तो मान लो कि हमको अगर जाइलम बनाना है, तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या करेंगे, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ स्पेसिफिक चेंज करेंगे इन कैरेक्टर्स के अलावा, जो इनको एक स्पेशल फंक्शन अलॉट करने जा रहे हैं उस फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर देंगे, और जब इसमें स्पेसिफिक चेंज करेंगे और आफ्टर चेंज वो एक नए अलग तरह के टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज एक स्पेसिफिक फंक्शन वाले, परमानेंट फंक्शन वाले सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन का आप सिंपल सा मीनिंग इस बात से समझिएगा कि जब हम मेरिस्टेमेटिक को एक फंक्शन अलॉट करके और परमानेंट टिश्यू बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चूंकि अभी ये मेरिस्टेमेटिक नेचर के ही हैं तो इसलिए इनको नॉन डिफरेंशिएटेड सेल की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जिनको आपको दिमाग में बनाए रखना होता है। अब इसके बाद हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप कौन कौन से हैं, कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या रोल है। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप के बारे में मैंने 3 टाइप बताया था आप लोग को स्टार्टिंग में, सॉरी 2 टाइप का बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो स्टार्टिंग से प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है। जब प्लांट का जब सीड का जर्मिनेशन होता है और प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो प्लांटलेट जब बनते हैं तो उस प्लांटलेट के पार्ट में भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे अपना जो भी उनका ग्रोथ का काम होता है वो करते रहते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो जब प्लांट एक साइज में आ जाता है, एक स्टेज में आ जाता है, जब इसमें मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कौन कौन से हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आप लोग को एक ही पार्ट बताया था जिसको कहा था लेटरल, लेटरल का मतलब जो बाद में आता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया था, ठीक है। एक एक करके चीजों के बारे में समझते हैं। अब चूंकि मैंने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का कैरेक्टर बता दिया है, सेल्स का कैरेक्टर इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कशन कर लिया है, तो चाहे वो एपिकल हो, इंटरकैलरी हो, लेटरल हो, हैं तो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस वजह से वो जो कैरेक्टर हमने वहाँ पे लिखा था और उसको समझा था, वो सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पे इंप्लीमेंट होंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ। नाउ तो इनके कैरेक्टर के बारे में भी हमको डिस्कशन नहीं करना है, हमको अभी अपन को क्या करना है कि यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, इंटरकैलरी कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, लेटरल कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में समझना है, समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? एपिकल का मतलब जो एपेक्स पे प्रेजेंट हो, एपिकल वर्ड बना है एपेक्स से, और एपेक्स का मतलब होता है टॉप। एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप, यानी कि जो एंड पे प्रेजेंट हो, जो सबसे टॉप पे, किसी चीज के सबसे किनारे वाले हिस्से में प्रेजेंट हो, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जैसे समझना है यहाँ पे कि मान लो कि ये कोई प्लांट है, ये कोई एक प्लांट है, प्लांट का कोई एक पार्ट है, तो ये प्लांट के पार्ट में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो हिस्सा होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो हिस्सा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मान लो ये उसके ब्रांचेज हो गए, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा टिप पे प्रेजेंट होता है। हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे। यहाँ पे हम टिप कहें तो और बेहतर होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है, ऐसे, ठीक। तो इनका लोकेशन हमको पता चल गया। दूसरा, इनके लोकेशन के बाद हमको यहाँ पे क्या देखना है? जैसे समझो कि मान लो मैंने ये कहा कि कैसे काम करता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने ये कहा कि अगर आप ध्यान से इस पार्ट को, प्लांट के पार्ट को देखो और आप ये कंसीडर करके चलो कि यहाँ पे ये 2 आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं, तो ये 2 सेल हो गए। अब चूंकि मेरिस्टेमेटिक हैं तो डिवाइड होंगे, जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पे कितने सेल बनेंगे? 4, तो 4 सेल बन गए। अब ये 4 अलग अलग सेल फिर से क्या होंगे? ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे। जब ये एक्सपेंड होंगे तो जाहिर सी बात है, एक्सपेंड होंगे तो इनका साइज ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक्सपेंड होंगे तो साइज बढ़ेगा, नीचे कम्पैक्टली सेल्ड अरेंज्ड है, जगह कहाँ पे बचती है? ऊपर की तरफ। तो ये जब सेल्स जब ग्रो करेंगे तो ये प्लांट का जो ग्रोथ होगा, प्लांट के पार्ट का, वो किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी प्लांट के पार्ट का जो ग्रोथ होता है, जो लेंथ होता है, यहाँ पे क्या था, मान लो यहाँ पहले हम ये मान के चलते थे 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है, अभी ग्रो करके कितना हो गया है? 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी ये क्या है कि इस प्लांट के लेंथ को ग्रो करा रहा है। कहाँ पे किसको ग्रो करा रहा है? लेंथ को। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है, लेंथ का ग्रोथ कौन कराता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसी प्लांट के पार्ट का अगर लेंथ बढ़ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन ये ग्रोथ स्पेसिफिक कहाँ होना चाहिए? टिप पे होना चाहिए।
अगर वो दो नोड के बीच में या प्लांट के किसी एक बीच वाले हिस्से में अगर वो ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कहाँ पे है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अगर किसी टिप पे यानी कि किनारे पे अगर कहीं पे लेंथ ग्रो कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरी बात क्या काम हो सकता है, मान लो कि अगर ग्रोथ इस साइड हो गया, साइड वाइज ऐसे हो गया, तो साइड वाइज जब ग्रोथ हो गया इधर ऐसे ग्रोथ हुआ तो यहाँ से एक ब्रांच निकल सकता है, यहाँ पे लीफ निकल सकता है, यहाँ पे कोई फ्रूट निकल सकता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेंथ ग्रो कराने का काम है, एक नए नए ब्रांच के फॉर्मेशन का काम है, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। नेक्स्ट, तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमको यहाँ पे अपने नोट पॉइंट में लिखना क्या क्या है। पहला तो इनका लोकेशन, लोकेशन क्या होता है? टिप ऑफ प्लांट पार्ट। अब वो प्लांट पार्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट पार्ट। बड में भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। लीफ में भी प्रेजेंट होता है, लीफ एंड पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट यहाँ पे होंगे। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इनका होता है लेंथ इंक्रीज करना। इनका फंक्शन क्या होता है? लेंथ इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन हो गया। दूसरा यहाँ पे जब हम आगे डिस्कशन में लेंगे तो क्या डिस्कशन में लेंगे, तो ये पहला टाइप हो गया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है और दूसरा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यहाँ पे आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा कौन सा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझना। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि ये प्लांट का कोई एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ कोई प्लांट का पार्ट है। अब ये प्लांट का पार्ट जो था ये यहाँ पे मान लो बहुत ढेर सारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स थे, ठीक है। सबके सब डिवाइड हुए, ऐसे सबके सब डिवाइड हुए। तो अब क्या हुआ कि ये जब डिवाइड हुआ तो ये डिवाइड होकर लेंथ इसका ऊपर की तरफ बढ़ गया, ये साइड वाइज बढ़ गया। लेकिन कुछ जो बीच वाले सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक नेचर के होते हैं लेकिन टिप में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, टिप के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम होता है उस स्टेम के नीड पोर्शन, जैसे मान लो ये स्टेम का एक नोड है जहाँ से ब्रांचेज निकले, जहाँ से लीफ निकले, जिस पॉइंट से उसको हम प्लांट का वो हिस्सा जहाँ से कोई नया लीफ निकलता है, नया ब्रांच निकलता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो मान लो ये नोड है, नोड है और नोड पे लीफ निकल रहा है, ब्रांच निकल रहा है। तो इसका मतलब क्यों निकल रहा है? क्योंकि इसके पहले वाला जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन बताया था वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसी ने लीफ का फॉर्मेशन किया, उसी ने वहाँ पे ब्रांचेस का फॉर्मेशन किया। लेकिन कभी कभी दो नोड के बीच में ये जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं इंटर नोड। इसको क्या कहते हैं? इंटर नोड। तो इस इंटर नोड में कभी कभी कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बच जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बच जाते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स टिप पे तो नहीं है। ये ग्रुप ऑफ सेल कहाँ है? टिप पे नहीं है। पहला कैरेक्टर टिप पे नहीं है, लेकिन है किस नेचर के? मेरिस्टेमेटिक नेचर के, कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक नेचर के। तो सिंपल सी बात है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेकिन टिप पे नहीं है, तो हम उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नहीं कह सकते। तो ये चूंकि इंटरनोड के बीच में है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे इनका काम क्या होता है? फंक्शन इनका क्या है? फंक्शन इनका ये है कि ये भी लेंथ इंक्रीज कराएंगे। ये भी क्या इंक्रीज कराएंगे? लेंथ इंक्रीज कराएंगे, लेकिन किसका? इंटरनोड का। किसका लेंथ इंक्रीज कराएंगे? इंटरनोड का, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है? अगर स्टेम के बीच में, स्टेम के बीच में अगर स्टेम के बीच में कहीं पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल की ज़रूरत पड़ी या स्टेम के बीच में कहीं पे कोई ग्रोथ कराना है, स्टेम और स्टेम के बीच में अगर कहीं किसी चीज़ का ग्रोथ कराना है, तो स्टेम के बीच में अगर कोई चीज़ का ग्रोथ कराना है तो वहाँ पे कौन काम करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरे हिसाब से आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक टाइम पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट होता है, लेकिन ड्यू टू ग्रोथ कभी कभी क्या होता है कि नोड्स के बीच में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच जाते हैं जो एपेक्स पे नहीं है इसलिए एपिकल नहीं कह सकते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक है इसलिए उनको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा समअप करेंगे। समअप कैसे करेंगे? फंक्शन इनका समझ में आ गया, इनका लोकेशन समझ में आ गया, कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनोड के बीच में,
और फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन होता है इंटरनोड के बीच में लेंथ इंक्रीज कराना। नेक्स्ट हमारा तो ये अभी जो हमने दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े वो कौन से, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। अब एक चीज मुझे बताना कि कोई भी जब प्लांट जो होता है आफ्टर जर्मिनेशन, मान लो सीड है, सीड ने जर्मिनेशन किया, प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लांटलेट का फॉर्मेशन हुआ। तो अब कभी भी आप देखोगे कि जब प्लांटलेट जब प्लांट में कन्वर्ट होते हैं और प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में सिर्फ उनका लेंथ बढ़ता है, ऐसा नहीं कि प्लांट अभी 1 मीटर के हुए और उनका गर्थ बढ़ गया, उनकी मोटाई बढ़ गई। स्टार्टिंग में सिर्फ क्या बढ़ता है, सिर्फ उनका लेंथ, उनकी हाइट बढ़ते जाएगी, ब्रांचेज नए बनते जाएंगे। तो ये दोनों काम, हाइट को बढ़ाना, नए ब्रांचेज बनाना और इंटरनोड के बीच में ग्रोथ कराना किसका था, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का था। यानी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो स्टार्टिंग से प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे, इसलिए उनमें स्टार्टिंग में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एपिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से लेंथ और उनमें इंटरनोड के बीच में ग्रोथ हो रहा था, नए ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैच्योरिटी के पहले प्लांट में सिर्फ लेंथ क्यों बढ़ता है या प्लांट में सिर्फ नए ब्रांचेस क्यों बढ़ते हैं, एक टाइम तक प्लांट के अंदर गर्थ का इंक्रीज नहीं होता है, गर्थ नहीं इंक्रीज, उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ती है। तो वहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो भी हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल का मतलब एक टाइम के बाद, लेटर कुछ टाइम के बाद। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अब ऐसे समझो, मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये कोई स्टेम था, स्टेम पे ये नोड था, ठीक है, ये भी नोड था और ये क्या था, इंटरनोड था। अब एक चीज, इसका थोड़ा सा हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। मान लो कि ये एक स्टेम है, इसको ऐसे कट करके और ये वाला पोर्शन जब देखेंगे तो मान लो ये पोर्शन कुछ हमको ऐसे दिखता है, ठीक है, ये पोर्शन हमको कुछ ऐसे दिखता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो बहुत ढेर सारे सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, समझो यहाँ पे थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको ऐसे समझना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मान लो ये सेल्स कुछ अरेंज है, यहाँ पे भी बीच में भी सेल्स बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं, मान लो ऐसे बहुत सारे सेल्स ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है। ये सब के सब परमानेंट की सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं, इसलिए परमानेंट टिश्यू है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, परमानेंट टिश्यू वाला हिस्सा है। तो ये परमानेंट टिश्यू के सेल्स हैं। अभी क्या हुआ कि एक टाइम के बाद, मेच्योरिटी के बाद, कभी कभी क्या होता है कि इसी परमानेंट सेल्स में से, परमानेंट सेल वो होते हैं जिनमें डिवाइडिंग नेचर नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट को इसी बेसिस पे डिवाइड किया था कि जो ऐसे टिश्यू जिनके सेल डिवाइड हो रहे हैं मेरिस्टेमेटिक है और ऐसे टिश्यू जिनके सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे हैं परमानेंट है। तो परमानेंट के टिश्यू के अंदर डिवाइडिंग टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन एक टाइम के बाद कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर फिर से दोबारा से डिवाइडिंग नेचर आ जाता है, फिर से दोबारा से क्या आ जाता है, डिवाइडिंग नेचर। ध्यान देना यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहा था स्टार्टिंग में कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जब वो बहुत ढेर सारे अमाउंट में नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये स्पेसिफिक फंक्शन अलॉट करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। याद करो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एक स्पेसिफिक फंक्शन देके और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको परमानेंट बना देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो सेल्स बने होंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से बने होंगे, परमानेंट बने होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक टाइम के बाद ये जो परमानेंट जो बने थे ये परमानेंट फिर से दोबारा से क्या बन गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए। क्या बन गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से दोबारा से चेंजेस हमने रिवर्स कर दिया, चेंजेस वो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए कि परमानेंट फिर से क्या होने लगे, उसके सेल्स डिवाइड होने लगे। तो हमने मेरिस्टेमेटिक को डिफरेंशिएट करके क्या बनाया था, परमानेंट बनाया था। अभी परमानेंट को डिफरेंशिएट करके हमने क्या बना दिया, मेरिस्टेमेटिक बढ़ा दिया। तो पहले परमानेंट था, फिर पहले मेरिस्टेमेटिक था, परमानेंट हुआ, परमानेंट हुआ, फिर मेरिस्टेमेटिक हुआ। अभी क्या हुआ कि मान लो कि वो जो मेरिस्टेमेटिक नए सेल्स बने वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, जो आफ्टर डी डिफरेंशिएशन, और वो क्या बन गए हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब चूंकि ये मेरिस्टेमेटिक हो गए तो इनको डिवाइड होना है। जब ये डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर जब एक्सपेंड करेंगे तो इनके एक्सपेंशन के लिए जगह कहाँ पे बचेगी, साइड वाइज, फ्रंट में बैक में साइड वाइज जगह बचेगी।
तो जब ये साइड वाइज इनका ग्रोथ होगा, जब ये एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे प्लांट का जो गर्थ होगा, यानी कि प्लांट की जो मोटाई होगी, उसको हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक टर्म में, गर्थ कहते हैं। जो उसका गर्थ होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब गर्थ इंक्रीज होगा तो प्लांट मोटा होगा। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या था, हमने प्राइमरी पढ़ा तो वहाँ पे लेंथ और नए नए ब्रांचेज, नए नए लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा था एपिकल और इंटरकैलरी की वजह से। एक टाइम के बाद मेच्योरिटी के बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना था, परमानेंट को डी डिफरेंशिएट करके हमने लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया। इसने डिवाइड होके नए नए सेल का फॉर्मेशन किया, उसका गर्थ बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई, और एक टाइम के बाद फिर मोटाई बढ़ना उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मोटाई बढ़ना कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमने फिर से दोबारा से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से दोबारा कन्वर्ट कर दिया किसमें, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन। ध्यान से समझना, मेरिस्टेमेटिक को परमानेंट में कन्वर्ट किया डिफरेंशिएशन से, परमानेंट को मेरिस्टेमेटिक में यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट किया डी डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन किया था उसका रिवर्स, और डी डिफरेंशिएटेड को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा से डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू में। तो समझ में आया लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि एक टाइम के बाद उसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के बाद वो सेल डिवाइड होकर गर्थ बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाने के बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो ये पूरा का पूरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, इस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और देखो यहाँ पे पहले जो ग्रोथ हो रहा था, चाहे लेंथ का, चाहे नए नए ब्रांचेज का, चाहे नए नए लीव्स का, वो जो ग्रोथ हुआ उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। और अभी जो ग्रोथ हो रहा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन से हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम लोग अगले क्लास में